May I come in, sir? Please do come. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Be seated. Thank you, sir. Speak 4 or 5 lines about yourself. सर, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा परिषद के साथ अपर प्राइमरी लेवल पे हेडमास्टर इंचार्ज के पोस्ट पर कार्यरत हूँ 2013 से। और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से 1 से 5 तक प्राप्त किया है। उसके बाद क्लास 6 से ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मैंने उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से किया है। ग्रेजुएशन मैंने 2003 में बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने एमसीए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग के तहत किया है सर। उसके बाद मैंने 2010 से 2012 के बीच में बीटीसी किया, देन उसके साथ बेसिक शिक्षा परिषद के साथ कार्यरत हूँ सर। आपका विद्यालय किस स्तर तक क्लास शिक्षा 6 प्रदान करता है? क्लास 6 to 8 सर। 6 to 8। और इसका स्वरूप क्या है? मतलब ये राजकीय विद्यालय है या जो है? जी सर, परिषदीय है, राजकीय विद्यालय है सर। अच्छा। आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं इसमें? सर, मैं एज असिस्टेंट टीचर और इंचार्ज हेडमास्टर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और जो विद्यालय में टीचिंग के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, ऑफिस वर्क है और जो विभाग से कम्युनिकेशन का कार्य है, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। जी सर। न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन जो भी इंट्रोड्यूस हुई है, उसका प्रभाव आपके यहाँ क्या पड़ा? सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फेज वाइज मैनर से में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे क्लास 6 से 8 तक के लिए निपुण तालिका बनाया गया है। उस तालिका के तहत सब्जेक्ट जो हमारे भाषा और गणित और साइंस, इन सब का चार्ट बनाया गया है। और उस चार्ट में जो बच्चे हैं, उन बच्चों का इंडेक्सिंग किया जाता है सर 3-3 महीने पे, कि बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। इस प्रकार के विद्यालयों में जो प्रवेश की न्यूनतम आयु है वो क्या है? राइट टू एजुकेशन के तहत सर क्लास 6 to एज 6 to 14 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो क्लास 6 के लिए 12 ईयर है सर, और 7th के लिए 13 और लास्ट 14 है। लेकिन प्रारंभ से ही पूछ रहे हैं, नर्सरी से जो है किस प्रकार से जो है व्यवस्था हुई? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5+3+3+4 का एक अप्रोच अपनाने की बात कही गई है, जिसमें 0 से 5 तक के लिए प्री प्राइमरी, और नेक्स्ट 3 जो है क्लास 2 से 5th के लिए +3, एंड जो सेकंड 3 है वो क्लास 6 to 8 है, और नेक्स्ट 4th है हमारा 9 to 12 सर। स्मार्ट स्कूल का क्या मतलब है? स्मार्ट स्कूल के तहत सर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है, उनके साथ क्लास को एनरिच करते हुए उनका अधिक से अधिक शिक्षण अधिगम में प्रयोग करना, जिससे हमारी जो शिक्षा प्रणाली है और बच्चे का जो लर्निंग स्तर है, अधिगम स्तर, उसमें सुधार हो सर। जिसके तहत स्मार्ट क्लासेज और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे दीक्षा ऐप लाया गया है सर, उसमें ई बुक्स हैं, ई मटेरियल्स हैं। साथ ही सरकार की आगामी योजना यह है कि हर स्कूल में कम से कम एक स्मार्ट क्लास बनाया जाए, जिसके साथ डिजिटल बोर्ड हो और बच्चे को ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनको उस प्लेटफॉर्म के साथ जरिए कनेक्ट करते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाए सर। क्या आपके विद्यालय में भी जो है ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें कि 3 वर्ष से बच्चों का प्रवेश होगा, तो इसका जो है आपके विद्यालय में समावेशन होगा? जी, जैसा कि सर हम लोग देखते हैं कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह देखने में आ रही है कि जो बच्चों का अधिगम स्तर कमज़ोर है। जैसे हमारी असर रिपोर्ट के तहत देखा गया, क्लास 5th का बच्चा क्लास 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है सर। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारे जो क्लासेज हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी को इंटीग्रेट करते हुए स्कीम बनाई जाए। जैसे प्राइमरी के लिए बाल वाटिका सर, और उसमें जो लर्निंग विथ प्लेइंग के साथ कंसेप्ट लाया गया। उसके बाद निपुण लक्ष्य चल रहा है सर, बच्चों के लिए भाषा और गणित का। और जो बच्चे अब निपुण लक्ष्य के तहत आएंगे अपर प्राइमरी लेवल में, तो
तो उनका अधिगम स्तर पहले के बच्चों की तुलना में बेहतर होगा सर। आपको कैसा लग रहा है कि जो है शिक्षा जगत से प्रशासकीय जगत में आपका पदार्पण होगा तो जो है किस प्रकार की समस्याओं से आपको रूबरू होना होगा? सर जैसा कि मेरा करीब 10 वर्ष का शिक्षा का एक्सपीरियंस है और एजुकेशन सेक्टर में, और मैंने ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हुए समस्याओं का सामना किया है, अगर मुझे प्रशासन में आने का मौका मिलता है तो उन पॉलिसी लेवल पे उन चुनौतियों को बेहतर ढंग से अपना इनपुट देकर मैं पॉलिसी में प्रयास करूँगा कि जो चुनौतियाँ ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में आती हों उनमें सुधार किया जाए। साथ ही अगर मुझे प्रशासन में आने का मौका मिलता है तो यहाँ पे मुझे बेसिक ट्रेनिंग और अपर जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं उनके साथ मुझे इंटरेक्शन करते हुए पॉलिसी लेवल पे कार्य करने का अवसर मिलेगा और साथ ही मुझे सीखने का अवसर मिलेगा सर। उत्तर प्रदेश में ODOP तरह की एक जो है जी सर, आंदोलन चलाया गया है। ODOP क्या है? सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके तहत सरकार की योजना है कि जो डेवलपमेंट है ग्रास रूट लेवल से किया जाए। ग्रास रूट लेवल का मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इफ़ेक्टिव मार्केट एंड उनका मार्केटिंग नहीं हो पाता है, तो सरकार ने ये योजना बनाई है कि हर ज़िले से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हुए उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया जाए। सरकार ने जो 2023-24 का बजट पेश किया था उसमें यूनिटी माल का कंसेप्ट लाया था, जिसके तहत हम लोग ODOP के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करेंगे, जिससे जो ट्रेडिशनल आर्टिसन प्लस जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आजीविका में सुधार होगा और साथ ही एक जो वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी रन करेगी जिसके साथ हमारे गांव का बेहतर विकास होगा सर। ODOP की कोई बृहद योजना भी है? ODOP को ब्लॉक लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाई जा रही है सर, कि जिस तरह से हम लोग हर ज़िले से एक प्रोडक्ट को चिन्हित कर रहे हैं उसको और ग्रास रूट लेवल पे ले जाकर ब्लॉक लेवल पे भी चिन्हित किया जाए। इसके तहत सरकार ब्लॉक लेवल पे जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनका एक मेला आयोजन करता है। इसके तहत सर इससे जोड़ते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सामर्थ्य एक स्कीम लागू किया है, जिसके तहत वीमेन एम्प्लॉयमेंट को और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की योजना है सर ब्लॉक लेवल पे। आपने MCA किया हुआ? जी सर। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है वो क्या जॉब्स को छीन नहीं रहा है? जहाँ एक आदमी 10 आदमी की ज़रूरत थी, काम कर रहे थे, वहाँ टेक्नोलॉजी के आने से 2 आदमी रह गए, बाकी जॉबलेस हो गए। जी सर। तो टेक्नोलॉजी ओवरपावर नहीं कर रही है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो? हमारे यहाँ तो आदमियों की कमी है नहीं। जी सर। लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजी के आने से, अब कंप्यूटर के आने से तमाम लोग बेकार हो गए। जी सर। तो क्या आप समझते नहीं कि ये जॉब जो है वो टेक्नोलॉजी ओवरपावर कर रही है? सर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने हमेशा जीवन को आसान बनाया है। ये सच है कि टेक्नोलॉजी के आने से जॉब्स में कुछ कमी आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी नए तरह के और अवसर और नए तरह के क्षेत्रों में जॉब प्रोवाइड करती है। और नई टेक्नोलॉजी आने से हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और रोबोटिक्स, ड्रोन जैसे नए क्षेत्र खुल रहे हैं, जिससे हमारी नॉलेज इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जो भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि इंडिया को एक ग्लोबल डिजिटल पावर बनाया जाए, जिसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी एक अहम कड़ी के रूप में योगदान दे रही है सर। ये बताइए ग्रोथ और प्रोग्रेस में क्या अंतर है? ग्रोथ सर क्वांटिटी के स्तर पे होता है और प्रोग्रेस में क्वालिटी इंक्लूड होता है सर, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। उदाहरण देकर समझाइए। ग्रोथ जैसे हमने GDP ग्रोथ की बात की, तो अगर 5% है, लेट सपोज नेक्स्ट अगर 7%, तो ये मात्रात्मक है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन सर प्रोग्रेस में क्वालिटेटिव होता है और थोड़ा सब्जेक्टिव नेचर होता है, जिसको हम लोग उसमें क्वालिटेटिव चेंज करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख सकते हैं सर,
प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को? तो जैसा कि हमारे देश में वर्किंग पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुजर रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में धीरे धीरे अवसर कम हो रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड होता है जो पूरी इकोनॉमी और जो एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता है, और एम्प्लॉयमेंट के जो ग्रोथ इंजन है हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं। तो हमको प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करना चाहिए, जिसके तहत सरकार ने स्टार्टअप योजना लाया है, स्टैंड अप योजना, PLI स्कीम, और इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप प्लस जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमको प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की योजना हो रही है सर, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PP मोड लाया जा रहा है सर। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर के डेमोक्रेटिक सेटअप पर असर नहीं पड़ रहा है? सर डेमोक्रेटिक सिस्टम और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का अंतिम उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, जिसमें हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलते हुए एक सहभागी की भूमिका निभाते हैं, और जो हमारी एस्पिरेशनल जनरेशन है उसको नए अवसर के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड में भी उनकी बढ़ोतरी कर रहे हैं सर। मान लीजिए आप SDM हैं, कहीं पोस्टेड हैं, और उसमें आपके साथ मैन हैंडलिंग हुई या मिसबिहेव हुआ, पब्लिक ने कर दिया, तो कैसे डील करेंगे उसको उस समय? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है सर, उसके तहत मैं एक्शन लूँगा, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का नहीं, उस समय क्या करेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट तो बाद में आप करेंगे। भीड़ ने घेर लिया, आपके विरुद्ध नारा लगा रहा है, आपको जाने नहीं दे रहे हैं, गाली गलौज करने लगे, तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? सर जो हमारे पास जो मिस हैंडलिंग कर रहे हैं असामाजिक तत्वों को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर वो नहीं समझते हैं देन मैं उनको फोर्स के ज़रिए हटवाने का प्रयास करूंगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं करते हैं तो हवा में फायरिंग कराऊंगा, और देन फिर भी नहीं मानते हैं तो और बृहद फोर्स मंगाकर उनको अरेस्ट करवाते हुए प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करूंगा सर। लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए प्रायोरिटी पर रहेगा या अपने उसके प्रोग्रेस के रूप में आप देखेंगे उसको कि हमारे हल्का का प्रोग्रेस हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, क्या हो सर? प्रायोरिटी किस पर रहेगी? सर प्रोग्रेस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट लॉ एंड ऑर्डर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लस डेवलपमेंट होती है, जिससे अंतिम उद्देश्य जो वेलफेयर सोसाइटी की कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं सर। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को ज़्यादा महत्व है? जी सर। और गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसी सेकेंड स्तर पर रहेगी? नहीं, दोनों सर पैरेलल चलेंगी। लॉ एंड ऑर्डर बेसिक है, उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन होता है देन इन्वेस्टमेंट वहाँ से नहीं आएगा सर, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को बाधित करेगा सर। तो अपने इस MCA के नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? हाँ, जैसे जैसे सर हमारी जो प्रशासन है दिन प्रतिदिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है सर, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यू एवेन्यू और गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है मिशन कर्मयोगी, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रूल बेस की जगह रोल बेस पे ज़्यादा फोकस करें, तो उनके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल है आई गॉट प्लेटफॉर्म। साथ ही सर जो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो ई प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है, तो बेहतर ढंग से उस ई सर्विस डिलीवरी को डिजिटल मीडियम के माध्यम से करने में हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो मेरी नॉलेज है MCA की, उसको मैं बेहतर ढंग से कर पाऊँगा सर। ये बताइए, शासकीय विद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? शासकीय सॉरी सर, इसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल नहीं लिया। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि जो सरकारी स्कूल हैं इसमें अच्छी एजुकेशन के टीचर आ रहे हैं, सरकार सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें न टीचरों की अच्छी सैलरी है न अच्छी उनकी कहीं सिलेक्शन हुआ, फिर भी आकर्षण जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों है लोगों का कि लोग अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं?
सरकारी स्कूल में नहीं कराना चाहते, क्या वजह है? जी, ऐसी धारणा है कि सर सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और जहाँ तक देखा जाए तो जो सर्वे और रिपोर्ट के आंकड़े हैं इस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्रमशः लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन कायाकल्प की योजना लाई है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। साथ ही जो नए एजुकेटेड स्टूडेंट रिक्रूट हो रहे हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है, प्लस जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो सर शिक्षा में ग्रेजुअल धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसके नहीं, लिए देखिए, हमें मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा जी, हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जी, प्राइवेट स्कूल में लोग एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। लोगों की धारणा बन गई है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है, सरकारी स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। जी, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं है। क्या वहाँ की क्वालिटी को एजुकेशन क्वालिटी, जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी नहीं। जी, जी, बिल्डिंग अच्छी बन जाए, कायाकल्प हो जाए, वहाँ टाइल्स लग जाए, ये सब चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कैसे जो है, क्यों वहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं होती और क्यों लोग उसकी तरफ लोगों का झुकाव नहीं है, ये कैसे सुधार होगा, इन सब बातों पर प्रकाश डालिए। सर यहाँ पे हमको स्टेक होल्डर अप्रोच के तहत सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक हो गया, उसका पाठ्यक्रम हो गया, स्टूडेंट हो गया, और प्लस गार्जियन एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी में ये र्यूमर बना हुआ है कि एजुकेशन नहीं हो रही है, लेकिन प्रशासन को अपने स्तर से डोर टू डोर कन्विंस करना पड़ेगा, और टीचर्स को अच्छा रिजल्ट देकर लोगों की धारणा बदलने का प्रयास करना पड़ेगा सर। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारीकरण के कारण टीचर जो है रिजल्ट पर फोकस नहीं करते। प्राइवेट कॉलेज में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो शायद मैनेजमेंट उनको कॉलेज से हटा देगा, इसका भी कोई प्रभाव है क्या? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत ट्रेनिंग मॉड्यूल जो कोर कंसेप्ट पे फोकस किया जा रहा है, और अलग अलग विषयों के साल भर लगातार ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे भी वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि जो धारणा बनी हुई है सर, उसके लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, और जो असर रिपोर्ट जो आई है, जो इससे पहले आई थी, उससे कोविड के जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो आप नहीं बता पा रहे हैं। ये बताइए कि हर विभाग में वहाँ के जो कर्मचारी होंगे या अधिकारी होंगे, सबका एक टारगेट फिक्स है। यस सर। चाहे अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा तो उनका एक वसूली का होगा, लेखपाल है तो उनका एक टारगेट होगा खसरा का, खतौनी का, कि साल में उनको ये चीज़ बनाना है, ये काम करना है। टीचर का उनके क्वालिटी के मूल्यांकन का क्या मानदंड है? चाहे उनके बच्चे सारे फेल हो जाएं या अच्छे नंबर लाएं, उनकी क्वालिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ऐसा कोई बनना चाहिए? टीचरों के भी से जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उन्होंने जो बच्चों को पढ़ाया उसका क्या रिजल्ट निकला? सर गवर्नमेंट धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास कर रही है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो निपुण लक्ष्य के तहत असेसमेंट टेस्ट हो रहे हैं टीचरों के? जी सर, नहीं बच्चों के, और उस असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट बच्चों की जो PFMS पोर्टल के तहत लिंक करते हुए भविष्य में योजना है कि जो टीचरों की जो प्रमोशन एंड प्रोग्रेस है, उनके जो आउटकम बेस पे तय किया जाए सर। भारत में इतनी गरीबी का कारण क्या है? सर गरीबी और बेरोजगारी, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारत में शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से अधिक से अधिक कमाने वाले हैंड पैदा करने के लिए लोग अवेयर नहीं है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है और उनका सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड होता जाता है, और कहीं न कहीं गरीबी और बढ़ती है। तो गरीबी शिक्षा बेरोजगारी को जन्म देती है, और बेरोजगारी गरीबी को बढ़ाती है सर। ये गरीबी और बेरोजगारी का जो वो है जाल है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? सर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, उसके बाद जो हमारी जो पॉलिसी लेवल पे और इंसेंटिव देते हुए, और वीमेन एम्पावरमेंट करके सर, वीमेन को हम रिप्रोडक्टिव राइट देंगे। वो अगर शिक्षित है, रिप्रोडक्टिव राइट उसको मिलता है, तो वो अपने
भविष्य को अपनी आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ते हुए परिवार नियोजन की तरफ आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे एक समय के बाद हमारी जो जनसंख्या कम होगी और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे हमारी बेरोजगारी भी धीरे धीरे दूर होगी सर, और गरीबी भी दूर होगी। क्या आप मानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में दोष है बेरोजगारी के लिए? आपका कहना है कि हमारी शिक्षा से जो है बेरोजगारी दूर होगी, तो क्या अभी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये दोषपूर्ण है? सर दोषपूर्ण नहीं, इसमें जो महिला और जो लड़कियों का शिक्षा में एनरोलमेंट है और लड़कों की तुलना में कम है, उसके लिए जो हमारी पैट्रियार्कल माइंड सेट है। दूसरा सर लड़कियों का विद्यालय न जाना, और तीसरा सर लड़कियों का विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट आदि की सुविधाएं, और सर अभी फिलहाल नहीं, आप तो बता रहे हैं कि कायाकल्प के तहत सरकार जो है सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, तो कहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? सर ये सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी भी बच्चियों को विद्यालय में एनरोलमेंट कराकर और उनको रिटेन कराना एक अभी चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है सर। ग्रामीण क्षेत्रों में गार्जियन इतना जागरूक नहीं है कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजे, और बच्चियों को भी हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो अधिक से अधिक विद्यालय आएंगी तो उनका जो सोशियो सामाजिक विकास, उसका अधिगम स्तर, उनकी सारी उनका स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होगा धीरे धीरे, जिससे उनके अंदर अवेयरनेस आएगी सर। आप किस विद्यालय में पढ़ाते थे? सर अपर प्राइमरी स्कूल पकड़ी बुजुर्ग, एजुकेशन ब्लॉक बलराम, डिस्ट्रिक्ट मऊ सर। तो वहाँ पे कितनी बच्चियाँ थीं? सर हमारे यहाँ 119 बच्चियाँ हैं। और लड़के? 110 बच्चे हैं सर। तो लड़कियाँ तो ज़्यादा हैं आप जी। तो आप तो उल्टा बता रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ सर ब्लॉक में जो संख्या है और विद्यालयों की तुलना में अधिक है, लेकिन और विद्यालयों को देखा जाए ओवरऑल रेशियो तो वहाँ बच्चियों की संख्या काफ़ी कम है सर। जी सर। ये बताइए लाल सागर संकट क्या है? आजकल बड़ा पेपरों में चर्चित है सर। जानकारी है आपको? जी सर। लाल सागर एक ट्रेड रूट है जिसके तहत हम लोग स्वेज नहर होते हुए मेडिटेरियन और वेस्टर्न यूरोप के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। सी रूट है। तो लाल सागर के बगल में यमन देश है, उसके हौती रेबल्स हैं सर। तो हौती रेबल्स द्वारा जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो जहाज़ हैं, उन पे ड्रोन अटैक किया जा रहा है, और उनका यह मांग है कि जो इज़राइल द्वारा गाज़ा पट्टी पे हमास के खिलाफ जो ह्यूमन एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उनको तत्काल रोका जाए। और उस हौतीज़ का यह मानना है कि इसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल है, तो अधिक से अधिक यूएस और इज़राइल बेस्ड जितने भी शिप्स आ रहे हैं उन पे अटैक किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हौती ईरान का एक प्रॉक्सी के तौर पे कार्य करता है, जिसमें जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक संकट जुड़ा है। कुछ समय पहले भारत के 2 शिप्स पे भी हौती द्वारा ड्रोन द्वारा अटैक किया गया था सर। ये मालदीव के जो है राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज़ू सर। वो भारत से संबंध कम करना चाहते हैं, क्या वजह है? सर उनके इलेक्शन कैंपेन का एजेंडा था इंडिया आउट कैंपेन, उसके तहत वो सत्ता में आए। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया मानी जा रही थी और इनको प्रो चाइना माना जा रहा है। तो अभी उन्होंने इसको इंडिया आउट कैंपेन के तहत सत्ता में आए हैं, और सत्ता में आने के बाद जो भारतीय नेवल ऑफिसर्स हैं, कुछ चॉपर हैं जो उनके सर्विलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत द्वारा दिए गए थे, तो उन्होंने उनको मालदीव छोड़कर जाने के लिए कहा था सर। भारत उसके लिए क्या कर रहा है? भारत उसके लिए डिप्लोमेटिक प्रयास कर रहा है। अभी कुछ समय पहले जो COP28 की मीटिंग दुबई में हुई थी, वहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मोइज़ू के बीच बायलैटरल डायलॉग हुआ था, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक प्रयास कर रहा है।
तीसरा, भारत जो हमारा लक्षद्वीप है सर, उसको और डेवलप कर रहा है, जिससे जो चाइनीज इंटरफेरेंस है मालदीव में, उसको काउंटर किया जा सके सर। तो भारत में जो है निर्यात कम होता है, आयात अधिक होता है, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है कि जो हमारा घाटा है वो बराबर हो जाए? जी सर, जो हमारे पास निर्यात आयात होने वाले प्रोडक्ट में सबसे बड़ा हिस्सा है क्रूड ऑयल का, देन उसके बाद गोल्ड का सर। तो हम इसको कम करने के लिए टेक्नोलॉजी प्लस अपनी जो इंडस्ट्री है उसको कॉम्पिटिटिव बनाकर ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। साथ ही सर हमको क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज को हमको जनरेट करना पड़ेगा सर। ये बताइए, आप एक अधिकारी बन जाते हैं और आपके अधीनस्थ एक कर्मचारी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि उसको वहाँ से न हटाया जाए, तो आप क्या स्टेप लेंगे? सर, जो हमारे अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं, तो उन सबूत के आधार पे मैं बिना प्रेशर में आए हुए जो निर्धारित उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकता है उन सबूत के आधार पर मैं निश्चित ही लेने का प्रयास करूंगा। और अगर मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ भी रहा है तो मैं अपने ड्यूटी का निर्वहन करूंगा सर, उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। लड़का काफ़ी मैच्योर्ड है। नहीं सर, प्राइमरी पे बैन किया है ना। हाँ। अधिकारी लेवल आइए, कुछ पद होंगे जिससे ज़्यादा लड़के जो है प्लेन वाले लड़के टेक्निकल कमा रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग करके जो है लोग रखे जाते थे। आइए इसमें कुछ है, बैठ जाइए। इसमें उसके भी पद हैं बीएड के, पीसीएस में। क्या सर? पीसीएस में बीएड के लिए भी कुछ स्पेशल पद थे? नहीं सर। राकेश जी, हम लोग जो है आपके बारे में कुछ कहें तो आप ये बताइए कि हम बोर्ड के प्रति आपकी क्या धारणा है? सर, जो प्रश्न पूछे गए वो समय अनुकूल थे, उचित रूप से पूछे गए, या क्या जो है और कुछ पूछा जाना चाहिए था? मेरे हिसाब से जो इस समय जो ट्रेंड एनालिटिकल क्वेश्चन और जो करंट से रिलेटेड और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे ठीक लगा सर। अभी जो ओडीओपी की हम बात कर रहे थे, जी सर, तो हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि इसके कुछ विकल्प भी हुए हैं क्या? तो ओडीओपी से बढ़ करके अब ये कोशिश हो रही है कि एक ज़िले से 2-3 उत्पाद को प्रमोट किया जाए। मतलब एक ज़िले से एक ही उत्पाद नहीं, एक ज़िले से 2-3 उत्पाद जो है बढ़ाए जाएं जी। तो इससे जो है गति आएगी। एक चीज़ जो मैंने कहा था सर, जो ब्लॉक लेवल पे, तो जैसे ज़िले के अंदर ब्लॉक होते हैं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो अगर हर ब्लॉक से एक प्रोडक्ट को चिन्हित किया जाए तो एक ज़िले से कई प्रोडक्ट हो सकते हैं सर। ये मेरा ये सोचना था। ठीक है, वैसे साक्षात्कार आपका ठीक ही था। हमें आपने बताया ना कि पब्लिक वायलेंस अगर होने लगे और आप उसके बीच में हैं और लाठीचार्ज का आदेश करेंगे या पुलिस बुलाएंगे, ये करेंगे, तो इससे स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि मॉब ज़्यादा है और पुलिस के द्वारा लिया गया एक्शन बाद में बैटल भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है, कोई घायल हो जाए सीरियसली। तो ऐसी स्थिति में पहले आपको कूल माइंडेड होकर के, आप पार्टी ना बने, आप पार्टी नहीं है उसमें पब्लिक, आप तो एक बिचवई हैं जो सरकार तक उनकी बात पहुंचाएंगे और उनकी समस्याओं का निदान अपने लेवल से जो भी होगा वो करने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी समस्याओं को जो आप नहीं कर पा रहे हैं ठीक, उसकी प्रोसेसिंग या उसका जो भी रिकमेंडेशन है, जो सुझाव है, वो आप गवर्नमेंट को भेजेंगे, अपने बड़े अधिकारी को भेजेंगे।
तो अगर आप पार्टी बन जाएंगे और उनसे स्वयं लड़ाई शुरू कर देंगे तो एक पार्टी बन गई कि साहब एक पार्टी ये है एसडीएम साहब है, एक पार्टी तो क्राउड है ही। तो उसके बीच में समझौता है या दो चार प्रबुद्ध जो लोग होते हैं उनके नेता वो बुला करके और उनकी मेन मुख्य बात समझिए और उस जो मेन मुद्दा है जो मेन समस्या है उसको कूल माइंडेड होकर के समझ के और फिर आश्वासन दीजिए कि मैं ऊपर तक बात करूँगा जिला मजिस्ट्रेट से या ऊपर भी और निपटाने का प्रयास करूँगा। अगर आप फ़ौरन ही अटैक मोड में आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि यू आर द पार्टी, फिर आपके खिलाफ भी जांच शुरू होगी। ये आप वो क्राउड थी ही, आप खुद पार्टी बने हुए हैं उसमें, तो नेवर बी अ पार्टी। आप तो उसके बीच में एक बिचवई का काम कर रहे हैं, उसको समझने और देखने का काम कर रहे हैं। असल में मैंने इसको इस तरह से लिया था कि जैसे आप कहीं मॉब में फंस गए हैं और आपके पास कोई विकल्प नहीं। हाँ, मैं थोड़ा मिस्टेक किया सर, इंटरफेस का मुझे काम करना चाहिए पब्लिक एंड गवर्नमेंट के बीच, उनके ग्रीवांसेस को अपर लेवल तक पहुंचाने के। ठीक, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम। जी सर। ऐसा नहीं है कि घिर गए हो तो दो चार एक प्रबुद्ध व्यक्ति न हो जो आपको सेफ न करें या आपकी बात न सुने या आपको बचाएं ना। आप अगर वायलेंट हो जाएंगे तब तो वो पार्टी ही बन जाएंगे। तो बी ऑलवेज कूल माइंडेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हमेशा हर सिचुएशन में बहुत ही कूल माइंडेड रहना पड़ेगा। अब वो चाहे गाली दे चाहे उत्तेजना में आ जाए, वो तो प्रोवोक कर ही रहा है इसीलिए कि ये प्रोवोक्ड हो तो कुछ करें तो आपको मौका मिल जाए। ये है। आप मैंने एक सवाल पूछा था राजकीय और शासकीय। शासकीय जो शासन के धन से जो विद्यालय वित्त पोषित हैं, एडेड विद्यालय, वो शासकीय होते हैं। और राजकीय जो गवर्नमेंट वाले हैं जैसे जीआईसी है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के ये चुनाव नहीं लड़ सकते। राजकीय विद्यालय का कोई टीचर चुनाव नहीं लड़ सकता, वो शुद्ध उसे राजकीय है। लेकिन शासकीय विद्यालय के टीचर्स जो है चुनाव लड़ सकते हैं, उन पे वो रूल रेगुलेशंस लागू नहीं होते जो जीआईसी वाले पे लागू होता है। तो राजकीय और शासकीय का जो है ये अंतर, वो भी शासन का ही पैसा, शासकीय पैसा उनका भी है, एडेड का भी। नहीं, मैं ये चीज़ जान रहा था सर, लेकिन कंफ्यूज था शासकीय और राजकीय वाला। तो एडेड और डायरेक्ट शासकीय विद्यालय कहे जाते हैं, प्राइवेट विद्यालय नहीं होते हैं वो। कहने के लिए कहीं कहीं उनको प्राइवेट, अभी लोगों के अंदर धारणा है जो मैनेजमेंट कमेटी के अंदर होता है तो संचालन को प्राइवेट कहा जाता है, लेकिन प्राइवेट होते नहीं, वो शासकीय वो भी होते हैं, एडेड होते हैं, मान्यता प्राप्त। और जो वित्त विहीन होते हैं उनको कोई सहायता नहीं मिलती। तो वित्त पोषित, वित्त विहीन और राजकीय, ये आपके विद्यालयों की श्रेणीज होती है। एक हमने आपसे सवाल पूछा था कि जो है कोई कर्मचारी आपका भ्रष्टाचार में लिप्त है और कोई पॉलिटिकल आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आप जो है ना करिए और आप करना चाहते हैं। इसमें आपको जहाँ कहीं से भी कोई भी अगर फ़ोन करके या जैसे भी आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, उसमें किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप लगातार वार्तालाप करते रहिए, समझाने का पूरा प्रयास कीजिए कि इससे उसके उस कर्मी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से न केवल शासन की छवि खराब हो रही है बल्कि उस व्यक्ति की भी छवि खराब हो रही है जो आपके ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। बाकी ठीक है, आप बोलने में काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं और करंट वगैरह को थोड़ा और से अच्छे से पढ़ते रहिए, भारत की समस्याओं को एनालाइज करते रहिए। थोड़ा मुझे लगा कि मैं और बेहतर एनालिटिकल जो आपके क्वेश्चन थे उनका जवाब दे सकता था सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस। ठीक है, थैंक यू। Confidence you have, only you have to adjust and arouse it. That's all. ठीक ठीक। तैयारी ठीक है, हाँ, कंसेप्ट ठीक है।